देखो कल आपको पढ़ाया था लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण में लोकतंत्र के गुण पढ़ाए थे आपको। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, और इसमें आपको लोकतंत्र के गुण पढ़ाए थे। अब चलेंगे लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र के दोष चलेंगे साहब। और लोकतंत्र के दोष में नंबर 1, लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। देखो, आप कहते तो हैं कि लोकतंत्र है जो व्यक्तियों को बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं उनकी शासन प्रणाली है। लोकतंत्र में व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं और सरकारें चुनते हैं। व्यक्ति सरकारें चुनते समय अर्थात मत देते समय, वोट डालते समय अपने बुद्धि और विवेक से विचार करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी और ठीक है, काम करने लायक है, ईमानदार है, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। और लोकतंत्र की ये विशेषता भी है और ये लोकतंत्र का गुण होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई मानव राजनीतिक मामले में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ नहीं है। लोकतंत्र में हर कोई मानव, हर कोई व्यक्ति परिपक्व निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो उसका व्यक्तित्व है, वो उसके संवेग हैं, वो उसके आवेग हैं जो उसको चलाते हैं, वो उसको अपने खुद के विवेक के अनुसार चलाते हैं। और खुद के विवेक के अनुसार जब व्यक्ति चलता है तो समझ लेना उन व्यक्तियों का विवेक एक व्यक्ति के विवेक से भिन्न हो सकता है, क्योंकि उनको लोकतंत्र शासन प्रणाली का ज्ञान तो है नहीं, लोकतंत्र के बारे में उनको जानकारी तो है नहीं। वो अपने खुद के निजी व्यक्तित्व से विवेक से जब कोई निर्णय लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक का विवेक है जो दूसरे के विवेक से तालमेल रखता हो। और ऐसी स्थिति में भारत जैसे विशाल आकार वाले देश में, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या अशिक्षित है, वो अपने बुद्धि और विवेक से फैसला ले, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये असंभव बात है। ज्यादातर लोग तो अशिक्षित होते हैं। भारत एक बहुत विशाल आकार वाला देश है। विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वो अपनी सर्वमान्य बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सर्वमान का मतलब एक का बुद्धि विवेक है, दूसरे का भी वही होना चाहिए, तीसरे का भी वही होना चाहिए। ठीक है। और क्या होता है, देखो एक नियम क्या है कि इसमें बताया था बहुमत का शासन है।
बहुमत का। किसका शासन है? बहुमत का। देखो 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में 49 व्यक्ति तो हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान कितने हैं? 49 हैं बुद्धिमान और 51 है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन। तो बताओ विजय किनकी होगी? 51 होगी। बहुमत किसका होगा? 51 होगा। तो बताओ बुद्धिहीन व्यक्ति जब किसी सरकार का चयन करते हैं तो समझ लेना ये मूर्खों का भी शासन है। किनका शासन है? ये मूर्खों का शासन है। प्रजातंत्र भीड़ तंत्र है। जिसको ज्यादा लोग हो जाते हैं, जिस बात पे जिधर को मत ज्यादा लोगों का हो जाता है वही विजयी हो जाता है। दूसरे नंबर है जो इसका दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है, दूसरा इसका अवगुण है, जो दोष है, वो है नंबर 2, वो है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। उदासीनता देखो सामान्यतः बुद्धिजीवी वर्ग है जो चुनावों में भाग नहीं लेता है, वोट डालने ही नहीं जाते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े बड़े जानकार हैं प्रजातंत्र की, जो शासन प्रणाली के जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे बुरे को समझते हैं, वो चुनावों में वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। चुनावों में उदासीन बने रहते हैं, क्योंकि बार बार चुनाव होते रहते हैं और सरकारें बार बार घपलत का शासन करती रहती हैं, घोटालेबाज सरकारें आती हैं। ऐसी स्थिति में उनका शासन प्रणाली से मोह भंग हो जाता है और वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाते ही नहीं है। जब बुद्धिजीवी वर्ग मतदान करने के लिए और पोलिंग बूथ पर नहीं जाएगा तो बताओ फिर बुद्धिहीन लोग अपने प्रत्याशी को विजय प्राप्त कराने में सफल हो जाएंगे। ठीक है सर? और तुम बताओ जब बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं जाएगा तो फिर हम कैसे कह दें कि शासन प्रणाली बुद्धिमान लोगों के द्वारा चुनी गई है? ये जो सरकार है जो बुद्धिमान लोगों के द्वारा चुनी गई है, नहीं कह सकते ना। देखो अगला नंबर का है, वो है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। देखो लोकतंत्र के बारे में एक दावा किया जाता है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। क्या? प्रजातंत्र। वास्तविक स्थिति इससे एक बिल्कुल भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं। देखो साहब, बताई तो थी लोकतंत्र में व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दी जाती है, नागरिक शिक्षा दी जाती है, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं जो वो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और राष्ट्रीय मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाते रहते हैं और वो अपनी खुद की नीति को ही राष्ट्र नीति बताकर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं
ऐसी स्थिति में ये शासन प्रणाली एकदम ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं समानता भ्रमपूर्ण। नंबर 4 इसका दोष है। नंबर 14 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं समानता भ्रम पूर्ण। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावों में धनिक खड़े होते हैं और अपने धन की शक्ति एवं प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो ये कानून ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। देखो, कहते तो हैं कि स्वतंत्रता का रक्षक है, समानता का रक्षक है, समानता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। समाज में एक गरीब तबका भी है जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल न्यून है, अर्थहीन है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र उनके कल्याण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है, विशेष प्रावधान नहीं रखता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में जो धनबल वाले व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत सारी दौलत है, संपत्ति है, वो चुनाव में दुनिया भर का खर्च कर देते हैं। धन बल के माध्यम से पैसे के लालच में पब्लिक को खरीद लेते हैं, और जब पब्लिक को खरीद लेते हैं, धन वाले व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जब चुनाव में जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, जब वो व्यवस्थापका में जाकर के बैठते हैं तो फिर वो व्यवस्थापका में कानून बनाए जाते हैं, जितने भी वो सब धनिक वर्ग के हित में ही बनाए जाते हैं। गरीब व्यक्तियों के हित में कानून नहीं बनाए जाते। तो समाज का वह तबका जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमजोर था, वो कमजोर की कमजोर ही बना रहता है। ठीक है सर। नंबर 5 है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। देखो सर, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में दुनिया भर के राजनीतिक दल होते हैं। वो राजनीतिक दलों का काम है, राजनीतिक दल ज्यादातर सत्ता के पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। जो पक्ष में होते हैं वो तो सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं, वाहवाही लूटते रहते हैं। लेकिन जो विपक्ष में होते हैं ये सरकार की हमेशा आलोचना करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और वो हमेशा इतना दुष्प्रचार करते हैं। चाहे सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो दुष्प्रचार ऐसा करते हैं कि जनता को भ्रामक बनाते रहते हैं। अभी अभी जैसे हुआ था मामला कि आपने ये सुना था, एक बार हमारी भारतीय सेना पर अटैक कर दिया था। पुलवामा में अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। जब हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, बदले की भावना उनके प्रति अपनाई, और जब उनको खदेड़ा गया, उनको वहां से साफ किया गया, बदला जब लिया गया, तो ऐसी स्थिति में हमारी सेना ने जो कार्य किया था बड़ा साहसपूर्ण था, जिसका श्रेय जनता सरकार को भी जाता है। सरकार ने खुली छूट दी थी हमारी सेना के लिए कि आप अपने सीमा की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हो,
आप कोई भी निर्णय ले सकते हो, और उन्होंने कर करके दिखाया। लेकिन फिर मामला कुछ ऐसा हुआ कि हमारे भारत के राजनीतिक दल, हमारे भारत देश के राजनीतिक दल उस पर उंगली उठाते चले गए कि वहाँ तो हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वहाँ तो बदले की जो बात बता रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, वहाँ हमारी सेना पहुंची नहीं, ये तो झूठी बात है, ये तो इन्होंने सीडी बना दी। ऐसी स्थिति में ये जो दुष्प्रचार किया गया ये राष्ट्रहित में नहीं था, ये राष्ट्रहित में नहीं था। ठीक है साहब। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। और नंबर 6 है अनुत्तरदायी शासन। अनुत्तरदायी शासन, अनुत्तरदायी शासन, अनुत्तरदायी शासन। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तर दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों पर एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी मानते हैं, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं जिम्मेदार की नीतियों, स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। देखो, सरकार तो विपक्ष को थोप देती है कि सफलता का कारण विपक्ष है और विपक्ष सरकार पर थोप देता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं होता है। हाँ, हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में हमको ये करना चाहिए था, लेकिन हम उसको नहीं करने में और हम उसको कर नहीं पाए, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हुई, हम इसमें असफल हो गए। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सरकार तो कहती विपक्ष ने नहीं करने दिया और विपक्ष कहता है सरकार ने नहीं किया। अगले नंबर का है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। देखो, लोकतंत्र में बार बार चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में बार बार चुनाव होते हैं। ज्यादातर लोकतंत्र में सरकारें अस्थायी भी चलती रहती हैं, अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती हैं, अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय, समय का अपव्यय, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। बार बार चुनाव होते रहते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, जिससे बहुत सारा धन चुनावों में खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। कभी आचार संहिता लग रही है, कभी आचार संहिता हट रही है, कभी एमएलए के चुनाव, कभी एमपी के चुनाव, कभी पंचायत राज के चुनाव, कभी नगर पालिका के चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव। अक्सर चुनाव चलते ही रहते हैं और चुनाव जब चलते रहते हैं आचार संहिता लगती रहती है बार बार। जैसे ही सरकार को काम करने का मौका मिलता है, सरकार जैसा ही काम करना चाहती है, काम को जब गति देना चाहती है सरकार, उसी समय एक और चुनाव ऊपर आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है, वो काम रुक जाता है, फिर आचार संहिता हटती है, फिर सरकार रूटीन पकड़ती है काम करने का, फिर एक अगला और चुनाव आ जाता है, फिर आचार संहिता लग जाती है। तो देखो, बार बार ये चुनाव हो रहे हैं, कितने तो खर्च हो रहा है, चुनाव बड़े खर्चीले हो गए हैं आजकल, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। देखो, सामान्यतः कार्यकाल की सरकारों का 5 साल का है अपने भारत देश में, लेकिन कभी कभी अल्पमत की सरकारें भी रहती हैं। वो सरकारें गठबंधन की होती हैं जो अल्पमत की मानी जाती हैं, वो कभी भी समय से पहले भी गिर जाती हैं, और जब समय से पहले सरकारें गिर जाती हैं, वो 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाती, तो फिर एक और चुनाव बीच में ही आ जाता है। ऐसी स्थिति में समय का भी दुरुपयोग होता है, समय का भी अपव्यय होता है और धन का भी अपव्यय होता है। ठीक है साहब। अगला नंबर का है उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता नंबर 8, उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता
देखो, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जब चुनाव होते हैं तो चुनावों का प्रतिशत 60%, 70% रहता है फैसला। कितने प्रतिशत चुनाव हुआ? 60%। कितने प्रतिशत हुआ? 70%। तुम बताओ, जब 60 और 70% मतदाता ही भाग लेते हैं तो बताओ 30 और 40% लोग तो चुनाव में भाग ही नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं ने, फिर वो चुनाव में उदासीन बने रहते हैं, उनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। और इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। इसके अलावा वे सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो प्राय कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। नंबर 9, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। नंबर 9, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। देखो, जब जब किसी देश पर युद्ध या अन्य प्रकार के संकट जब आते हैं तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कमजोर सिद्ध हुई है। जब जब लोकतांत्रिक देशों में युद्ध या कोई बाहरी संकट आता है या आया है तो लोकतंत्र शासन प्रणाली कमजोर सिद्ध हुई है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, सत्ता का बंटवारा होता है। और जब हमको तुरंत किसी देश को जब उसका तुरंत मुकाबला करना चाहिए, उस समय तुरंत मुकाबला नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे से राय लेता है, दूसरा तीसरे की राय लेता है, तीसरा चौथे की राय लेता है, चौथे पांचवें की राय लेता है। और जब तक हम राय लेते हैं, जब तक इस शासन प्रणाली में कोई निश्चित राय ली जाती है, निश्चित निर्णय लिया जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। और तब तक बाहरी आक्रमणकारी, बाहरी शत्रु देश की सीमाओं में प्रवेश कर जाता है, देश की अखंडता को चुनौती दे जाता है, जिसको फिर पीछे हटाना, उसको खदेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि जैसे ही युद्ध या आक्रमण हुआ, विदेशी युद्ध या आक्रमण हुआ, कोई हमला हुआ, तुरंत ही निर्णय लिया जाता, तुरंत ही मुकाबला किया जाता, तो आज इतने अंदर आने की नौबत नहीं आती। लेकिन हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि इस शासन प्रणाली में शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, बल्कि उसका बंटवारा होता रहता है, बटी रहती है। ये मंत्री है, फिर वो मंत्री है, फिर छोटा मंत्री है, फिर बड़ा मंत्री है, ये केंद्र सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला है, ऐसा चलता रहता है। जब तक वो आपस में आम राय बनाते हैं, जब तक बहुत देर हो गई होती है। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। और नंबर अगला है जो सबसे अंतिम है, जो नंबर 10, विश्व शांति का समर्थक नहीं। 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 देखो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को विश्व शांति का समर्थक माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध व साम्राज्यवाद को जन्म देता है। देखो, लोकतंत्र शासन प्रणाली पूंजीवादी शासन प्रणाली मानते हैं, इसको साम्यवादी लोग हैं। और जब पैसे वाली है यदि ये शासन प्रणाली,
यदि ये पैसे वाली नीति है, पैसे वाले ये राज्य हैं, पूंजीवादी राज्य हैं, तो पूंजीवादी राज्य युद्ध और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने साम्राज्य को, अपने देश की सीमा को बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और जब देश की सीमाओं में को बढ़ाने में विश्वास करते हैं तो भैया युद्ध होते हैं, और जब युद्ध होते हैं तो फिर बताओ विश्व शांति कहाँ रही। चीन लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कहाँ है शांति? अपने सीमा विस्तार के कारण हमेशा है सुर्खियों में बना रहता है, कभी तिब्बत पर कर दिया, कभी भारत में घुस गया, कभी किसी के धरा और चला गया है, ऐसा ही मामला करता रहता है। फिर वो कहाँ है विश्व शांति का समर्थक? ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की सांठगांठ और यह विश्व शांति के लिए खतरा है। कल पढ़ाएंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, क्या क्या होना चाहिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। ठीक है सर, आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।